नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ चुका है, लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात की खुशी भी है कि जल्द ही होली का त्यौहार आने वाला है। होली को लेकर बहुत सारा एक्साइटमेंट लोगों में अभी से देखा जा रहा है। होली का डंडा गड़ चुका है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब होली खेलने को मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं होली के त्योहार की। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, एक बेसिक सा रीजन सभी को पता है, लेकिन फिर भी हमारे युवा दर्शकों के लिए और बच्चों के लिए हम ममता जी से एक बार बात करेंगे। ममता जी, बताइए होली कब और क्यों मनाई जाती है? निधि, होली जो है वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है जी। जो प्रचलित कहानी होली के पीछे है वो तो प्रहलाद की कहानी है, जो हम सभी करीब करीब पढ़ते हैं अपने बुक्स में, कि हिरण्यकश्यप एक राजा थे। वो काफी क्रूर राजा थे और वो अपने आप को भगवान के बराबर मानते थे, भगवान से ऊपर मानते थे और अपनी प्रजा को फोर्स करते थे कि वो उनको भगवान माने जी। तो उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद विष्णु के भक्त थे जी। और वो अपने पिता के वर्चस्व को नहीं मानते थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए हिरण्यकश्यप ने होलिका का सहारा लिया। होलिका उनकी बहन थी और यही कहानी हमने सबने सुनी हुई है कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाती हैं और भगवान विष्णु ने होलिका जल जाती हैं और भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। जी। तो ये सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है होली है के साथ। स्कूलों में भी बताई जाती है। जी हाँ, जी हाँ। और होलिका के नाम पे ही इस त्योहार का नाम होली पड़ा है बेसिकली। इसके अलावा भी सदर्न इंडिया में एक प्रचलन है कि शिव जी जब अपने मेडिटेशन पे बैठे थे तब कामदेव ने धनुष चलाकर उनके ध्यान को तोड़ा था और उन्हें तीसरे नेत्र को खोलने से दुनिया को बचाया था। उनके तीसरे नेत्र अगर खुल जाता तो कहते हैं कि दुनिया नष्ट हो चुकी होती। तो कामदेव ने भी ये काम इसी दिन किया था, जिस वजह से साउथ इंडिया में इसी बिलीफ के साथ होली मनाई जाती है। एक और कहानी जो बहुत प्रचलित नहीं है लेकिन ये भी होली से ही जुड़ी हुई है। एक राजा था जिसका नाम पृथु था। जी। ये राजा जो है ये बहुत अच्छा राजा था और इसके राज्य में एक राक्षसनी थी जिसका नाम धुंधी था। जी। वो शिव की भक्त थी इनिशियली, तो इसलिए शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है, न भगवान मार सकते हैं खुद ही, न कोई लेडीज या लड़कियां मार सकती हैं उसे, न वो आग से मर सकती है, न वो किसी हथियार से मर सकती है। अब इस वरदान को पाने के बाद धुंधी जो है वो स्वच्छंद हो चुकी थी। जी। उसे बच्चों से बहुत ज्यादा कुछ एक एलर्जी सी थी, वो बच्चों को बहुत परेशान करती थी। तो बच्चे उससे परेशान थे और इसी वजह से उस प्रजा के जितने लोग थे वो भी इसी वजह से उससे परेशान थे। तो राजा ने एक शिव जी की आराधना की और इसका रास्ता निकालने की कोशिश की। तो पृथु ने जो है अपने राजपुरोहित के साथ एक मीटिंग की और उन्हें ये सजेशन मिला कि जितने राज्य में छोटे छोटे लड़के हैं उन सभी लड़कों को यूज़ किया जाए और उन लड़कों ने लकड़ियाँ और पत्तियाँ सूखी हुई एक जगह पे इकट्ठी की और उसे जला के और उसके आसपास घूमते हुए इतना शोर मचाया, इतने गाने गाए, इतनी तालियां बजाई कि उस शोर से वो राक्षसनी मर गई। और इसी वजह से आप देखिए कि होली के साथ कहीं ना कहीं अपशब्दों का चलन भी जुड़ा हुआ है। जी। असल में अपशब्द उन बच्चों ने उस राक्षसनी के लिए बोले थे जो उन्हें परेशान किया, जो उन्हें परेशान। राजपुरोहित का ऐसा कहना था कि जो बच्चे उससे परेशान हैं और जो लड़कियां नहीं हैं, जो लड़के हैं, उनको कहिए कि वो जितना अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के निकालें। और उस शोर से राक्षसनी मर गई। तो मतलब ये जो नॉइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज किया गया था राक्षसनी को मारने के लिए। और फिर कृष्ण जी के साथ तो होली जुड़ी हुई है। वो किस तरह? कृष्ण जी जब छोटे थे तो पूतना नाम की राक्षसनी को भेजा गया था। उनके मामा ने भेजा था कि वो कृष्ण का वध करे। लेकिन कृष्ण जी ने पूतना का जो रक्त पीकर और उसको भी मौत के घाट उतारा था। इसी समय
होली के ही दिन था, इसीलिए कृष्ण जी के साथ भी होली जुड़ी हुई है। फिर जब कृष्ण जी बड़े हुए तो उन्हें राधा और गोपियों को तंग करने में मजा आता था, तो इस तरह से होली के साथ रंग जुड़ गए जी। तो आप देखिए कि हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से होली के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, जिस वजह से होली मनाई जाती है जी। यानी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं होली को मनाने की। जहां प्रहलाद की कहानी को हम मानते हैं, वहीं कृष्ण और कृष्ण द्वारा जो पूतना वध किया गया उसे भी माना जाता है। यानी बहुत सारी कहानियां, हर कोई अपनी मान्यता के साथ होली का त्योहार मनाता है। लेकिन ममता जी, ये तो पुरानी कहानियां हैं, पुरानी मान्यताएं हैं। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज के दौर में होली का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्यों मनाई जाए? देखिए, होली एक त्योहार है जी, और त्योहारों का इम्पोर्टेंस हर समय होता है, टाइम बाउंड नहीं है जी। आपसी सौहार्द या प्यार बढ़ाने के लिए किसी भी त्योहार को मनाया जा सकता है। होली के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि होली ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू मनाए। हम अपने देश में, अपने शहर में भी देखते हैं कि हर धर्म के लोग ही करीब करीब होली मनाते हैं जी। तो एक तरीके से सेक्युलरिज्म बढ़ाने में होली ने हमें काफ़ी मदद करी हुई है। चाहे एक इंसान अमीर हो या गरीब हो, वो होली ज़रूर मनाता है जी। तो अमीरी गरीबी के खाई को भी हम कुछ हद तक बांट लेते हैं। इस दिन हम सब लोग मिल के मनाते हैं जी। दुश्मन हो, दोस्त हो, कहा ही जाता है कि होली के दिन सबके दिल खुल जाते हैं और दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो दुश्मनों को भी दोस्त बनाने में होली का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। सच पूछिए तो सोशल लाइफ में या सामाजिक जीवन में जी। किसी भी रिश्ते को एक नया आयाम देने में इन त्योहारों का एक महत्व है जी। और उस हिसाब से होली भी बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हो जाती है जी। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि एक भाईचारा, प्यार आपस में बढ़ाने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए होली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन ममता जी, ये जो त्योहार है, एक बात मेरे दिमाग में आई कि गर्मी के सीजन में ही क्यों मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका निधि, क्योंकि हर त्योहार के साथ कुछ न कुछ एक बायोलॉजिकल रीजन भी होता है। तो होली को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से मॉनिटर करें, आप देखिए कि सर्दी का मौसम जा रहा होता है और गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता है, यानी बीच का वक्त, ये बीच का समय होता है। तो सच पूछिए तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है हमारे पर्यावरण में, इसकी वजह से हमारे शरीर में एक अलग तरीके की फैटिगनेस आ जाती है, लेजी हो जाते हैं हम लोग। एक तरीके से हम अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा काम करने के लिए विलिंग नहीं पाते हैं, यानी एक सुस्ती सी आने लगती है, सुस्ती सी आ जाती है। तो अक्सर क्या होता है, जब सुस्ती होती है तो आप देखिए हम लोग जोर से चीख के, चिल्ला के, गाने गा के उस सुस्ती से बाहर निकलते हैं, यानी थोड़ा सा एनर्जेटिक होने की कोशिश करते हैं। तो कहीं हम देखिए कि होली में हम ये सब करते ही करते हैं। फिर क्योंकि चेंजिंग वेदर हुआ है अचानक, तो कई सारे बैक्टीरियाज वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं, सराउंडिंग में भी होते हैं। तो जब हम होली जलाते हैं, होली का दहन होता है और जो हमारे वहाँ प्रथा है कि होलिका दहन के समय आप उसी के चारों ओर घूमिए, परिक्रमा करिए और उसकी राख को अपने पास प्रिजर्व करिए या उसे लगाइए। तो सच पूछिए तो ये उसका रीज़न यही है कि उस समय जो टेम्परेचर होता है वो करीब 145 डिग्री के आसपास का हो जाता है और ये टेम्परेचर सफिशिएंट होता है हमारी बॉडी के बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। तो और एनवायरनमेंट को भी वो काफ़ी क्लियर करते हैं। तो एक तरीके से हमारी ये शुद्धि हो जाती है सच पूछिए तो। फिर अबीर और रंग, अगर हमारे रंग नेचुरल हैं जी, तो उन रंगों का भी हमारे शरीर में जो आयंस होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, चार्जेस होते हैं जो, उनको वो एक नया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये नुकसान ही होते हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग अगर सही तरीके से किया जाता है तो ये हमारे बॉडी के पोर्स में चले जाते हैं और आयंस को एक नई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, स्निग्धता आती है। इस मौसम में ड्राइनेस बहुत होती है, तो ये चीज़ें हमारे शरीर को, स्किन को हेल्प भी करते हैं। बिल्कुल, उनमें एक चमक आती है अलग सी, उनमें एक मुलायमपना या स्निग्धता आती है जी। तो होली इसीलिए इस मौसम में अगर मनाई जाए और इसी फॉर्म में मनाई जाए तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है
जी, यानी माइथोलॉजिकल रीजंस तो हैं, अपनी मान्यताएं, अपनी प्रथाएं तो हैं, लेकिन साथ ही साथ एक साइंटिफिक रीजन भी होली के पीछे जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको बैक्टीरिया से मुक्ति मिलती है, आप अपने सराउंडिंग को थोड़ा सा पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं। साथ ही साथ कलर्स का भी इम्पोर्टेंस है, जैसे कि ममता जी ने बताया। लेकिन ममता जी, एक मैं जानना चाहूँगी कि कलर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रंगों की क्या ज़रूरत है होली में? देखिए, पुराने समय में तो ऐसा था कि जो एनवायरमेंटल ड्राइनेस थी, मतलब जो जो एकदम अचानक से जब वेदर बदलता है तो हमारी स्किन में आज भी हम महसूस करते हैं कि काफ़ी रूखापन आ जाता है। बिल्कुल। तो जो पुराने समय में रंग यूज़ किए जाते थे वो बेसिकली हल्दी, चंदन, ठीक है, और टेसू के फूलों के कलर्स थे। तो ये जो फ्लावर के एसेंस होते हैं या ये जो इस तरीके की एंटीबायोटिक टाइप की होममेड चीज़ें होती हैं, ये लगाने से आप देखिए इनके लेप से वैसे ही जो है स्किन अच्छी हो जाती है जी। तो उस जमाने में कलर्स जो हैं वो आपकी स्किन को चमक लाने के लिए, स्किन में एक स्मूथनेस लाने के लिए यूज़ किए जाते थे। अब जो है, अब इस समय में कितना रेलेवेंस है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आज भी हम देखें अगर तो दो तरीके के रंग बेसिकली यूज किए जाते हैं जी। एक होते हैं कच्चे रंग, दूसरे होते हैं पक्के रंग। जी। कच्चे रंग की होली कभी नुकसान नहीं करेगी। कच्चे रंग की होली पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होली होती है, उससे आपको फायदा ही मिलेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और वो रंग वैसे नेचुरल चीजों से ही बने हुए नेचुरल चीजों से, फूलों से बने हर्बल हर्बल होते हैं, और लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। जी। तो आसान तरीका लोगों ने निकाल लिया है कि पक्का रंग लगाएंगे। वो एक है ना, हमने आपके साथ होली खेली और आपको अपने रंग में रंग दिया तो हमने आपको इतने पक्के रंग में रंगा कि वो रंग ही नहीं निकल वो रहे, रंग छूट ही नहीं रहा है। ये जो साइकोलॉजी है इसने जो है होली के साथ कुछ बुरी चीजों को जोड़ दिया है। आपको बता दूं मैं कि पक्के रंग जो होते हैं वो बेसिकली केमिकल कलर्स होते हैं, और केमिकल्स का तो नुकसान होना ही होना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ही देंगे, हमेशा नुकसान देते हैं। और अगर हम रंग एक के बाद एक लें तो आप देखिए कि जो ब्लैक कलर होता है, जो काला रंग सबसे बुरा होता है ब्लैक, जो निकलता नहीं है, वो बेसिकली लेड ऑक्साइड उसमें इन्वॉल्व होता है, और ये इतना जहरीला होता है कि आपकी किडनी और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, इसको डैमेज कर सकता है। अगर जरा सा भी आपकी बॉडी में चला गया तो ये आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। और कई बार खेलने के दौरान होता है कि वो इनहेल हो जाता है, लगाते समय, रगड़ते समय लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी मुंह अगर खुल जाता है और हल्का सा दांत में या जीभ में लग गया तो आप समझ लीजिए वो चीज अंदर जा चुकी है, और वो आपको अंदर जाके छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल है। तो इसलिए ये अवॉइड करना चाहिए। फिर एक तरीके का पर्शियन ब्लू कलर आता है, ब्लू जो जिसको मैं कहूँगी कि एकदम गहरा नीला वाला जो कलर है, उस कलर में एक केमिकल जो यूज़ होता है वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम डेफिनेटली जनरेट करेगा, डर्मेटाइटिस उसमें जनरेट हो जाता है। फिर हरा कलर जो है उसमें कॉपर सल्फेट इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तरह तरह के आई एलर्जीज, आँखों का सूजना, कभी कभी टेम्परेरी ब्लाइंडनेस आ जाती है उसको यूज़ करने से। तो वो हरा रंग आपको ध्यान हो, मुझे याद है होली का जो एक हरा रंग है वो एक टिपिकल हरा होता है जी, जिसका जो निकलता ही नहीं है, बहुत बहुत दिनों तक रह जाता है, और लोग उसको मजाक मजाक में एक सूखा रंग आपके बालों में या शरीर पे डाल देते हैं। हाँ, ये चीज काफी देखने में आती है, बालों में सूखा रंग डालना ताकि आप उसे धो भी नहीं पाए और वो निकले ही ना। और जब आप धोते हैं, जितनी बार धोते हैं उतनी बार वो हरा रंग आपकी आंखों पे से निकलता है जी, तो वो आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा एलर्जिक होता है। पर्पल कलर में क्रोमियम आयोडाइड वगैरह यूज होता है, सिल्वर में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड होता है, रेड कलर में मर्क्यूरी सल्फाइड होता है। ये सब स्किन कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन ला सकते हैं, एक तरीके की पैरालिसिस हो सकता है आपको, क्योंकि ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं। हम ये भूल जाते हैं मजाक मजाक में कि हम कितना ज्यादा दूसरे को तो सही, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे, क्योंकि लगाने के लिए आपने भी अपने हाथ में वो रंग लगाया हुआ है। बिल्कुल। फिर शाइनी कलर्स आते हैं, जो चमक वाले फ्लोरोसेंट कलर्स होते हैं। वो फ्लोरोसेंट कलर्स में अक्सर बिल्कुल चूरा किया हुआ कांच मिलाया जाता है। तो आप अगर उन कलर्स को यूज करते हैं तो आप सोचिए आपने कांच को रगड़ा है आपके शरीर पे, तो आगे है ही आंखों के सामने, आप खुद अपनी स्किन को नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं।
फिर एक होता है जो मोरपंखी ब्लू कलर का होता है, जिसमें ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर, मतलब वो रामा ग्रीन टाइप का एक शेड होता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है सीवियर फॉर्म ऑफ आई इन्फेक्शन जनरेट करने की। गुलाल, लोग कहते हैं कि हम ड्राई होली खेलते हैं, सिर्फ गुलाल से खेलते हैं, और गुलाल हार्मफुल नहीं है, लेकिन गुलाल में हैवी मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। और एक आम जो गुलाल होता है वो भी खतरनाक है। उसमें हैवी मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे अस्थमा, डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीजेस, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, ये सब डेफिनेटली जनरेट होती है। वेट कलर्स जो होते हैं, जो गीले रंग होते हैं, उन गीले रंगों से तो यहाँ तक कई बार नुकसान हो जाता है कि आपकी स्किन डिसकलर हो जाती है, मतलब उस जगह का रंग ही उड़ जाता है। तो आप सोचिए, वो परमानेंटली उड़ जाता है। मतलब बाकी स्किन एलर्जी जो हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन कई बार केमिकल कलर्स अगर हैं और अच्छी क्वालिटी नहीं है, जो कि हम पता नहीं लगा पाते, तो वो कलर्स जो हैं आपके स्किन के कलर को परमानेंटली उड़ा सकते हैं। तो आपका 10 मिनट का या 1 घंटे का होली सेलिब्रेशन किसी के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ये आप सोच लीजिए। इन कलर्स के डिटेल्स को जानने से आपको कम से कम ये अवेयरनेस आ जाएगी कि आप कम से कम केमिकल्स की होली मत खेलिए। जी, मतलब ये सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम रंगों से नहीं बल्कि केमिकल्स से होली खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों के साथ एक आप अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आप अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों के साथ आप खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, ये बात बहुत ज़रूरी है ये समझना कि सिर्फ सेलिब्रेशन मायने नहीं रखता है, साथ ही साथ आपको खुद को भी बचा कर रखना है। तो ममता जी, अब ये बताइए कि इनसे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, किसी भी त्योहार को समय के साथ उसको मनाने के तरीके को हमें बदल देना चाहिए। जी। जैसे हम सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में पानी और लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। तो उस समय में होली मनाने का जो तरीका था वो रेलेवेंट था, ठीक है। आज के समय में आपको निधि में बता दूं, अगर हम एक एवरेज लें, मान लीजिए बहुत कम लोग होली जला रहे हैं, तो भी 30,000 होली अगर जलती है, 30,000 होलिका दहन अगर हो रहे हैं जी, तो भी ऑन एन एवरेज जो है 100 किलो लकड़ी जो है यूज हो चुकी है। आप एवरेज लीजिए जी। तो कहीं होलिका दहन जो है वो रिलेटेड हो रही है हमारे फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन से। जब हम उतने पेड़ लगाते नहीं हैं तो हमें कोई हक नहीं है कि हम होलिका दहन के नाम पे या होली सेलिब्रेशन के नाम पे इतनी लकड़ी को जलाएं। तो अगर हमें नष्ट भी करना है, अगर हमें जलाना भी है, तो बेहतर होगा कि हम होली के समय जो होलिका दहन कर रहे हैं उसमें सूखी पत्तियां, कचरा या ऐसी चीज़ें जलाएं जिससे कि न तो एनवायरनमेंट को कोई हार्म हो और साथ में सफाई भी हो जाए हमारी थोड़ी सी। बिल्कुल। एक तो ये बात है। दूसरी बात है पानी का यूज़। पानी जो है वो वैसे ही कम है। अगर आप बहुत ज़्यादा होली के मूड में आ जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कोई बात नहीं, आज का दिन है, हम तो होली खेलेंगे, तो आप रंगों की होली खेलते हैं। होली खेलने में आपको रंग चाहिए जी। उसके बाद उन रंगों को निकालने के लिए आपको पानी चाहिए, और फिर वो रंग केमिकल्स हैं, ठीक से निकलते नहीं, तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और जब तक आपके वो रंग थोड़े हल्के पड़ते हैं फिर रंग पंचमी आ जाती है और आप वापस वही काम करना शुरू करते हैं। भूल जाते हैं कि इसके साथ ही गर्मी का मौसम जुड़ा हुआ है जी। जब हम एक एक बूंद पानी के लिए तरसते चले जा रहे हैं। यानी गर्मियों में तो पानी की किल्लत काफी हाई पिच पर होती है, बहुत हाई पिच पर होती है। तब तो मतलब हमारे लिए ये एक तरीके से हम सुसाइडल अप्रोच कर रहे हैं। इतना ज्यादा पानी 2 दिन में हम वेस्ट करें सिर्फ अपनी मस्ती के लिए, अपने मौज के लिए। आज के जमाने में मैं नहीं समझती कि ये कोई बहुत समझदारी का तरीका है होली मनाने का। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पानी को बचाना भी हमारी ही जो है जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात है कि एक दूसरे में हम आपसी सौहार्द बढ़ा रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं कि रंगों में, जैसा मैंने आपको भी बताया कि जो केमिकल्स हम डाल रहे हैं उन केमिकल्स से हम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने दोस्तों को भी नुकसान, परिचितों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि हम कम से कम केमिकल्स का यूज़ करें। और ये निधि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है जी, क्योंकि ज़्यादातर रंग जो खरीदे जाते हैं या बनाए जाते हैं ये एक्चुअली लो वेंडर्स द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो लोकल वेंडर्स हैं ये बनाते हैं। इसमें हम क्वालिटी को एसेस ही नहीं कर पाते।
जी, कलर्स जो हम, अगर मैं रूटीन में बात करूं, जैसे मैं ही अगर खरीदने जा रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली जो लोकल मार्केट है वहीं पर कलर्स अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल। कहीं मॉल में या इस तरह से तो क्वालिटी वाले कलर्स मिलना मुश्किल है। जी हाँ। तो और ये जो लोकल वेंडर्स होते हैं इनको उतनी नॉलेज होती नहीं है केमिकल्स की या कलर्स की, तो ये लोग यूजुअली जो लोकल कलर्स बनाए जाते हैं उन कलर्स में तो ऑक्सीडाइज्ड मेटल्स होते हैं और डाइज होती हैं, इंडस्ट्रियल डाइज होती हैं, जिनको ये लोग इंजन ऑयल में मिक्स करके देते हैं, क्योंकि इंजन ऑयल में वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आप सोचिए, ऑयल जो गाड़ियों में यूज होता है। जी हाँ, गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए जो यूज होता है। तो ये जो रंग है जो पेस्ट के फॉर्म में आपको मिलता है, ये इतना बड़ा जहर है कि हम इसको सोच भी नहीं पाते। कहीं मेरा ऐसा मानना है कि आप इस चीज़ से ऊपर उठिए और भले ही थोड़ा सा कॉस्टली हो लेकिन ब्रांडेड रंग यूज़ करिए, क्योंकि नॉर्मली जब आप खरीदते हैं तो आपके मन में होता है हमें दूसरों को लगाना है तो हम खर्चा क्यों करें। बिल्कुल। इसलिए हम कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, परिवार वालों के लिए हम अलग से जो है हर्बल कलर्स ले लेंगे और दूसरों के लिए हम दूसरे कलर्स ले लेंगे, पर हम भूल जाते हैं कि उनको लगाते समय भी हम नुकसान ही कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कलर्स खरीदते वक्त क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जब ये कलर निकाले जाते हैं, छोड़े जाते हैं, आप देखिए आज भी गाँव में लोग नदियों पे जाके नहाते हैं जी, कपड़े धुलते हैं, रंग वाले कपड़े धोए जाते हैं, धोबी के पास भी जाते हैं तो भी कलेक्टिवली सबके कपड़े एक साथ धुल रहे हैं और वो पानी जो है नदियों में जा रहा है। नदी में बहता हुआ ये केमिकल पानी कहीं ना कहीं हमारी सॉइल में मिट्टी एब्जॉर्ब करती है, तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उत्पादन क्षमता है, वो भी कम होती चली जाती है। यानी एक बार फिर हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने पर्यावरण को, हालांकि इनडायरेक्ट वे है लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। बिल्कुल। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि त्योहार को आप त्योहार की तरह लीजिए, आपस में मिलिए जुलिए, खूब सारी गिफ्ट्स एक्सचेंज करिए, खूब गुजिया खाइए, मिठाइयाँ खाइए और पापड़ी बना के सेलिब्रेट करिए। साथ में आप कलेक्टिव पार्टी कर सकती हैं। और निधि, मेरा एक ओपिनियन है जो पर्सनल है, लेकिन मैं इसे नारा बनाना पसंद करूंगी आगे के लिए, बिल्कुल, कि आज के समय में हर त्योहार के साथ ट्री प्लांटेशन एक मोड ऑफ सेलिब्रेशन हो जाना चाहिए। यानी पेड़ लगाकर भी त्योहार सेलिब्रेट किया जा सकता है। मेरा तो ऐसा कहना है कि हर त्योहार जो है उसके सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं हमको पेड़ लगाना और उनका संरक्षण करना, ये जोड़ना चाहिए। इसका जो इफ़ेक्ट है इसको हम कुछ सालों बाद महसूस कर पाएंगे, लेकिन जो हम पर्यावरण के साथ करते चले आते हैं जी, त्योहार के नाम पे हो या किसी और नाम पे हो, उसको हम कंपेंसेट नहीं कर रहे हैं। और जैसे पुराने ज़माने में त्योहार के नाम पे हम सौहार्द बढ़ाते थे, वैसे ही मैं कह रही हूँ कि नए ज़माने की ज़रूरत है कि हम त्योहार के नाम पे प्लांटेशन ज़रूर करें। बच्चों में अवेयरनेस जगाइए, आप कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करिए, तंबोला खेलते हैं, खेलने के साथ कुछ डिबेट ऑर्गेनाइज कर दीजिए कि आज के समय में होली का रेलेवेंस क्या है। देखिए बच्चे बड़े नए नए अच्छे अच्छे विचार आपके सामने लेके आएंगे। हो सकता है इसे सेलिब्रेट करने के इनोवेटिव तरीके आपको मिलेंगे। फूलों का यूज़ करिए बजाय आप गीले और सूखे रंगों के यूज़ करने से। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए, तो आपका मन भी खुश होगा, सोशलाइज भी कर लेंगे आप, और उसके साथ ही आपका सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। और वैसे भी त्योहार है तो उसे सामाजिक तौर पे बनाया जाना चाहिए। सामाजिक सौहार्द बढ़ाने में ही त्योहार का यूज हो, वही बेहतर है। लेकिन फिर मैं आपको कह रही हूँ कि पेड़ लगाना एक बेसिक ज़रूरत हो गई है हमारी। बिल्कुल। तो ममता जी से ये तो हमने जाना कि आजकल रंगों की जगह केमिकल्स का यूज होने लगा है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर तक जनरेट कर सकता है आपकी बॉडी में और इतना हार्मफुल है। लेकिन ममता जी, एक बात अगर हम रंगों से अलग हम बात करें तो कई लोगों का होली को सेलिब्रेट करने का तरीका ऐसा होता है जो दूसरों को परेशानी में डाल देता है। चलते रास्ते कई लोग गुब्बारे फोड़ना या और भी कई सारी एक्टिविटीज होती, तो इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। निधि, मेरे हिसाब से बलून्स का चलन तो बिल्कुल रोक ही देना चाहिए, इस पे तो बैन हो जाना चाहिए। उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि उसको मारने से जो चोट लगती है वो कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा लग जाती है, और किस जगह पे लगेगी शरीर के ये कोई डेफिनेट नहीं होता। तो वो उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चा बहुत दिनों तक फेस करता रहता है। दूसरा, बलून के अंदर किस टाइप का पानी भरा है, कभी कभी लोग मजाक में एसिडुलेटेड वाटर डालते हैं उसमें, तो बाद में जो है
आपके स्किन के ऊपर एक अलग तरीके की चरमराहट सी होती रहती है। बहुत सारे लोगों ने माइथोलॉजिकल जो रीजन है होली को सेलिब्रेट करने के, जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि दूधी के वध के लिए जो अपशब्दों का उपयोग था वो उस समय किया गया था, जो कि बहुत रेलेवेंट था। उसका कारण ही कुछ और कारण कुछ और था। लेकिन होली सेलिब्रेशन के नाम पे आज भी हम देखते हैं कि ये न्यूसेंस अभी भी चल रहा है सोसाइटी में। लड़के लोगों को तो आज भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि होलिका दहन का काम आप देखिए माइथोलॉजिकली लड़कों को ही दिया गया था जी। तो ठीक है वहां पर, लेकिन अपशब्दों का चलन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ना तो कोई पूतना है और ना कोई दूधी है जिनसे हमें मुक्ति चाहिए। तो हमें अब इन चीज़ों से ऊपर आना चाहिए। आप एंजॉय करिए, होली जलाइए, शोर मचाइए, लेकिन अपशब्दों का उपयोग मत करिए। उससे लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, आपसी मनमुटाव बढ़ता है। और एक और चीज़ है जो फिर मैं कहूँगी होली के साथ तो जुड़ा ही है, पर बाकी भी हर त्योहार के साथ जुड़ा है। होली के साथ भांग का तो काफी इम्पोर्टेंस, भांग का इम्पोर्टेंस, वो शिव जी का बहाना लगा के ये लोग भांग को वैल्यू देते रहते हैं। और भांग का जो नशा होता है वो काफी सीवियर नशा होता है, जो उतरता नहीं है जल्दी से, और बहुत जल्दी बहुत कम समय में ये नशा बहुत तेज चढ़ जाता है। तो नशे की हालत में इंसान खुद ही नहीं समझ पाता कि वो क्या कर रहा है। मैक्सिमम लड़ाइयों की जड़ होली के समय जो है ये नशा है। तो नशा तो मेरे ख्याल से किसी भी त्योहार के लिए अवॉइड करना ही चाहिए। दुश्मनी निकालने के लिए होली नहीं है, दोस्ती बढ़ाने के लिए होली मनाई जाती है। ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ममता जी, एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाना हर किसी के हाथ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है माहौल बिगड़ जाए, या कुछ तरह के जो बुरी सिचुएशंस है वो कहीं ना कहीं अपने आप क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह की इमरजेंसी अगर कोई आ जाती है तो उस केस में क्या करना चाहिए? बहुत लाइकली होता है कि आप जब सेलिब्रेशन का मूड सोसाइटी में चलता होता है तो आप किसी भी न्यूसेंस को सच में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिनमें आप इमरजेंसी के समय कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी स्पेशल होली के लिए भी कुछ है हेल्पलाइन? हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं हमारे शहर में, इंदौर में जो हमारे नॉर्मल PBX नंबर है 100 पे आप डायल कर सकते हैं। एम्बुलेंस के लिए 108 पे डायल कर सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है 0731 जो हमारा कोड है, उसके साथ 2522-111। फिर साथ में आप कांटेक्ट कर सकते हैं 2522-500, 2529-881। ये एम्बुलेंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं जनरल में। फायर कंट्रोल रूम में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 101, और या फिर 241-9655, 241-9688। इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर मेरा ये सजेशन होगा कि जब इस टाइप का मूड बनने लगता है, जब इस टाइप का सेलिब्रेशन शुरू होता है, तो बेहतर होगा कि आप अपने लैंडलाइन पे या फ़ोन पे इनको स्पीड डायल पे एक आध नंबर को आप डाल के रख लीजिए, ताकि अगर कभी कुछ ऐसा अनवांटेड हो जाता है तो आप उसको इमीडिएटली डायल करके कांटेक्ट कर सकें। मेरी तरफ से सबको होली की शुभकामनाएं। अगर आप ध्यान से खेलें तो मेरे ख्याल से ये त्योहार बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हो सकता है और प्यार बढ़ा सकता है। तो ये था होली के त्योहार को लेकर हमारा मार्गदर्शन आप सभी दर्शकों के लिए कि किस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखकर आप एक सेफ और हैप्पी होली मना सकते हैं। मार्गदर्शक के सभी दर्शकों को होली की हम सब की ओर से शुभकामनाएं। अगर आप किसी भी तरह की फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshik.city@gmail.com। अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाइए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।